अस्सलाम वालेकुम बेटा। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री वंस अगेन आज हैं शाबाश। बेटा कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? चैप्टर 2 हमारा करीब हाफ हो चुका है। तो चैप्टर 1 उम्मीद है कि आपने मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से कर लिया होगा। इसके टेस्ट वगैरह हमने अरेंज कर देने हैं, तो इसलिए इसकी तैयारी करके रखें ज़रा पूरी। चैप्टर 2 में अब आप पहुँचे थे जनाब अली कंपाउंड्स तक, और हाँ आप उस वक्त बात मुकम्मल नहीं हुई थी, हमने सॉलिबिलिटी इसकी शुरू की थी वहाँ पे। बेटा सॉलिबिलिटी की बात हम करते हैं, मैंने आपको बताया था कि ऑक्साइड्स में हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी है। एक थी उसकी बेसिसिटी, बड़ी तफसील से इसकी बात मुकम्मल हो गई थी और उम्मीद है कि समझ भी आ गई होगी बेसिसिटी। और दूसरी क्या है? सॉलिबिलिटी। अब आ जाएँ सॉलिबिलिटी का। और सॉलिबिलिटी का भी मैंने जो बेसिक कंसेप्ट था ना वो आपको दे दिया था, लैटिस एनर्जी वाला और हाइड्रेशन एनर्जी वाला। अब हमने सिर्फ उसको अप्लाई करना और चीज़ों को जल्दी जल्दी से करते चले जाना। बेटा पेज नंबर 27 का लास्ट पैराग्राफ है, इसके ऊपर आ जाए ज़रा। और यहाँ पे वही बात है कि वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है अलग से, ये भी पूछ सकता है कि बेसिसिटी का ट्रेंड बताएं, ये भी पूछ सकता है कि सॉलिबिलिटी का ट्रेंड बताएं। और यूजुअली उसने ये शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे हुए हैं इस पोर्शन में से, इस क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे हुए हैं। अच्छा बेटा सॉलिबिलिटी की जब बात करते हैं ना, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर मैं बात करूं तो सॉलिबिलिटी इसकी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही होती है। इसको वाटर में जब डिज़ोल्व किया जाता है तो इसकी जो सॉलिबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि बेरिलियम ऑक्साइड और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्वाइट इनसॉल्युबल है। बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम, कैल्शियम वाला जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, थोड़ा सा सॉल्युबल है। और उसके बाद जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये सारे के सारे सॉल्युबल हैं। यानी कि जो बेरिलियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये दोनों हैं इनसॉल्युबल। और जब बात हम करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम की और बेरियम की, तो ये वाले ऑक्साइड इसके सॉल्युबल। ठीक हो गया बेटा? सॉल्युबल होने का मतलब है कि वही बात कि इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है, तो ये उसको डिज़ोल्व अपने अंदर कर लेता है। और ऊपर वाले जो केसेस हैं उनके अंदर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि साइज़ उनका स्मॉल है बेरिलियम, मैग्नीशियम का, तो वो अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर पाता, वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाते। ठीक हो गया बेटा? और ऑब्वियसली जब ये डिज़ोल्व होंगे तो आपको वो पता है हाइड्रोक्साइड ही बनाएंगे। अच्छा जी, अच्छा एक छोटी सी बात इसने अल्काइन अर्थ मेटल के केस में ये दोबारा से की हुई है, और वही बात है जो अल्कली मेटल के केस में हो चुकी है पहले, कि जो इसका बेसिक कैरेक्टर है ये भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज ही हो रहा होता है। जैसे अल्कली मेटल्स का टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा था, इसी तरह उसका भी इंक्रीज हो रहा है और लेफ्ट टू राइट भी डिक्रीज होता चला जा रहा है। अच्छा नेक्स्ट पेज पे आए ज़रा। नेक्स्ट पेज पे आप आते हैं ना, तो ये एक छोटा सा टेबल बना हुआ है। इस टेबल में बाकी सारी बातें ठीक हैं जो इसने ग्रुप 1 का लिखा हुआ है। लिथियम ऑक्साइड बेसिक है, सोडियम ऑक्साइड बेसिक है, पोटेशियम ऑक्साइड बेसिक है। जब ये ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं तो बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक की बात पहले हो चुकी है कि एम्फोटेरिक का क्या मतलब होता है कि जब ये एसिड के साथ मिलेगा तो इट विल बिकम बेस, खुद एज बेस रिएक्शन करेगा, और जब ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा होता है खुद एज एसिड रिएक्शन करेगा। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो सकता है कुछ बुक्स में कि इसे बेरिलियम ऑक्साइड के नीचे दोबारा बेरिलियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, तो वो बेरिलियम नहीं आना, यहाँ पे गलती इसने अगर की हुई है तो उसको करेक्ट कर लें। यहाँ पे मैग्नीशियम आना है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अच्छा जी बेटा ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है इसी टेबल से नीचे जो लिखा हुआ है, कहता है कि जी बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, प्रूव दैट। मतलब काइंड ऑफ इस तरह का क्वेश्चन कह देगा कि बेरिलियम ऑक्साइड का जो रवैया है दैट इज एम्फोटेरिक, आप इसको कैसे साबित कर सकते हैं। तो आपको ये दोनों इक्वेशंस देनी पड़ेंगी जो इसने दी हुई हैं, और वो क्या है कि बेरिलियम ऑक्साइड जब उसके साथ मिल रहा है, एसिड के साथ मिल रहा है, H2SO4 के साथ मिल रहा है, तो बेरिलियम सल्फेट बना रहा है, वाटर बना रहा है साथ में, सॉल्ट। आपको पता है कि एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। तो जब साथ में एसिड है यानी H2SO4 तो क्लियर कट एसिड है ना, ये तो हमें पता है, तो बेरिलियम ऑक्साइड विल एक्ट एज बेस। क्यों? ये हमें कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे आके बन रहा है क्या? सॉल्ट और वाटर। ठीक हो गया जी? इसी तरह जब इसके साथ करता है किसी और के साथ, मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, बेरिलियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब ये रिएक्शन करता है तो ये बना देता है Na2BeO2 सोडियम बेराइलेट।
Na2BeO2 सोडियम बिराइलेट और साथ में वाटर तो है। तो अब ये भी सॉल्ट है, सोडियम बिराइलेट ये भी सॉल्ट है। तो इट मीन्स कि जब ये बेस के साथ रिएक्शन इसने किया है तो इट सेल्फ बिकेम एसिड, और जब ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था तो इट बिकेम बेस, दैट्स व्हाई इट गेव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक हो गया बेटा। अब आ जाए जनाबे अली आप नेक्स्ट के ऊपर, एंड दैट टॉपिक इज हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स क्या है? अभी हमने बात की है कि जी ऑक्साइड को जब वाटर में डिज़ोल्व किया है तो हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं, हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं। अब इन्हीं हाइड्रोक्साइड को ही थोड़ा सा तफसील से देख लेंगे। इनकी दो चीज़ें डिस्कस होंगी बेसिकली, एक होगी इसकी सॉल्युबिलिटी और दूसरी चीज़ इसकी डिस्कस होगी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी से मुराद थर्मल स्टेबिलिटी, बल्कि इसको मैं यूं कह ही दूं तो आसानी है, थर्मल स्टेबिलिटी, कि जब इसको हीट अप किया जाता है तो हाउ इट बिहेव्स, इसका क्या रवैया होता है। आए ज़रा बेटा, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की पहले अगर बात करूं तो इसकी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में बड़ी तफसील से, और उस पर इतना टाइम भी इसीलिए लगाया था ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वहाँ पे मैंने आपको सारा बता दिया था कि उसकी बेसिसिटी कैसे इफेक्ट हो रही है, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे इफेक्ट हो रही है, जैसे जैसे उसकी लैटिस एनर्जी कम हो रही है, अगर उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रही है तो इट मीन्स इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो इसके केस में अब यही बात होगी कि सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे भी वही टिप वाली बात, अगर आप छोटा सा ऊपर यूं करके लिख लेंगे ना, सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज, दो लफ्ज़ अगर आप ये तीन लफ्ज़ यूं लिख लेना साइड पे जहाँ पे हेडिंग के पास जगह बनी हुई है, तो आपको कल को एक नज़र जब आप फेरेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ऑक्साइड्स का ट्रेंड क्या है, हाइड्रोक्साइड का ट्रेंड क्या है, इसका ट्रेंड क्या है। इस तरह इसको लिख लें। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही होती है। अच्छा जी, लेकिन अब एक इसमें देखें ज़रा बात, वही ये बात नई नहीं है, ये बात आपने लिथियम के पेक्युलर बिहेवियर में पढ़ी हुई है। क्या कि लिथियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट सॉल्युबल, लिथियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट सॉल्युबल। अच्छा, यहाँ पे अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, लिथियम हाइड्रोक्साइड का या लिथियम का ये जो रवैया है ना, इट इज़ लाइक द एलिमेंट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है, और आप इसको जैसे जैसे इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल में हम मूव करते जाएंगे ना, तो आप इस बात को नोटिस करेंगे कि जो ग्रुप का, ये एक ग्रुप है ना, जो ग्रुप का पहला एलिमेंट हुआ करेगा ना, वो अपने ग्रुप की निस्बत अपने से अगले ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ रिजेम्बलेंस रखता होगा। ये एक थोड़ा सा उसमें काइंड ऑफ एक्सेप्शनल केस है, इसीलिए तो हम उसको पेक्युलर बिहेवियर के तौर पे पढ़ रहे हैं। आप ये बात देखेंगे, अभी देखेंगे आप आगे कार्बोनेट्स वगैरह में, नाइट्रेट्स में, कि लिथियम का जो होंगे ना कंपाउंड्स, लिथियम का अपने ग्रुप के एलिमेंट्स की निस्बत ज़्यादा रिजेम्बलेंस होगी अपने से अगले ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ, यानी कि इनके साथ जो यहाँ पे होंगे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम वगैरह। तो बहरहाल इस चीज़ को अब नोटिस कीजिएगा आगे। अच्छा, यहाँ तक होगी थी बात कि जी वो सॉल्युबल है, बाकी सारे तो सॉल्युबल हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल नहीं है, स्लाइटली सॉल्युबल एक्चुअली, और हिग्रोस्कोपिक है, ये सारी बातें ठीक हैं। उसके बाद द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइन। अच्छा, इसमें भी अब देखें ज़रा, नेक्स्ट में आए, अब अल्कलाइन अर्थ मेटल पे आ जाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में टॉप टू बॉटम जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज ही हो रही है, जैसे कि अल्कली मेटल्स के केस में हो रही है, इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में हो रही है। ये बात ऐसे एक छोटा सा टेबल सा बना के ऊपर लिख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखें ज़रा, अब आ जाएं अगली बात के ऊपर, वो क्या है वो आप देखें। अच्छा, यहाँ पे एक और वो है MCQs है, इंपॉर्टेंट MCQs है, ये बार बार पूछा हुई होगा इसने। मैं बेटा इस वक्त हूँ पेज नंबर 28 के हाइड्रोक्साइड के सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन के ऊपर। ये जो लिखे हुए ना वर्ड, ये तीनों चारों वर्ड ज़रा ना MCQs के हवाले से ज़हन में रख लें आप। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड क्वाइट
इनसॉल्युबल, इट मीन्स कि इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है। अच्छा अगला देखें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल का क्या मतलब है? थोड़ा सा सॉल्युबल है, ना कंप्लीट इनसॉल्युबल है ना कंप्लीट सॉल्युबल है, थोड़ा सा सॉल्युबल है। अच्छा अगले पे है, कहता है कि जब बेरियम तक पहुंचते हैं तो फिर सारे सॉल्युबल हो गया। ये एमसीक्यूज पूछता है, वो कहेगा कि जी आप ये बताएं कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ऑप्शन में दे देगा नीचे, सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, क्या है। तो ये बड़ा कॉमन एमसीक्यूज है, इसको अंडरलाइन कर लें और इसको जेहन में रखें ज़रा बात। अच्छा जी, उसके बाद आए ज़रा नीचे हम, सॉल्युबिलिटी की तो बात हो गई, अब आ जाएं इसके ऊपर क्या नाम है इसका, स्टेबिलिटी के ऊपर, जो थर्मल स्टेबिलिटी। अब थर्मल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जब मैं इसको हीट करता हूँ तो ये कितना स्टेबल रहता है, क्या ये ब्रेक डाउन होता है, क्या ये ब्रेक डाउन नहीं होता, अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो ये कैसे ब्रेक डाउन होता है, ये इसकी थर्मल स्टेबिलिटी है। अच्छा जब हम ये बात करते हैं ना थर्मल स्टेबिलिटी की, तो हमें ये पता चलता है कि अल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड है ना वो थर्मली स्टेबल है। अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड आर थर्मली स्टेबल। अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स आर थर्मली स्टेबल। अब इंटरेस्टिंग बात, एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब मज़े की बात यही है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड को जब हीट किया जाए ना तो ये ब्रेकअप हो जाता है, ये टूट जाता है। और कौन से एलिमेंट्स हैं जो ब्रेकअप होते हैं? वो अल्कलाइन अर्थ मेटल के हैं। यहाँ पे मैंने आपको बात कही थी कि लिथियम की रिजेंबलेंस जो है वो अपने रवैयों में, अपनी प्रॉपर्टीज़ में, इट विल बी मोर टूवर्ड्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक हो गया बेटा? अच्छा ये देख लें ज़रा, इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी की इक्वेशन है देख लें, सिंपल सी बात है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड है, ब्रेक हो रहा है, क्या बना रहा है, Li2O, और इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जब वो ब्रेकअप हो रहा है वो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन सोडियम ये काम नहीं कर पाता, पोटाशियम ये काम नहीं कर पाता, दीज आर थर्मली स्टेबल कंपाउंड। ठीक हो गया बेटा? अच्छा यहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जनाबे अली, मैं रीड कर देता हूँ आपके सामने, यही इसी का लास्ट पैराग्राफ। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता कहाँ से है? इसको लाइम वाटर कहते हैं। इसको ये बनाया तब जाता है जब इसको कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाए। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर और बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये लाइम स्टोन है या लाइम कह लेते हैं, ये लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड मिले ना तो ये एक दूधिया सा कलर दे देता है, मिल्की सा कलर देता है, इसकी अपीयरेंस मिल्की हो जाती, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके इसकी अपीयरेंस मिल्की हो जाती। और वो मिल्की क्यों होती है? वो होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट साथ में बनता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, तो जब वो डिजॉल्व नहीं तो वो स्लाइट पार्टिकल्स की सूरत में रह जाता है, इसलिए। और कार्बन डाइऑक्साइड भी चूंकि इसके अंदर से मौजूद है तो इसका जो कलर है वो थोड़ा सा मिल्की और दूधिया सा कलर हो जाता है। आप लोगों ने, बच्चों ने कभी नहीं देखा होगा, अब तो हमारे यहाँ पेंट्स और ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन आपके बड़ों ने, आप अगर कभी मदर से, फादर से बात करें तो उस वक्त पेंट्स का इतना रिवाज नहीं होता था। उस वक्त क्या होता था, कली की जाती थी जिसको कहते हैं वाइट वॉश। आपने वर्ड सुना होगा, वाइट वॉश करवा रहे हैं, ये कलियाँ करवा रहे हैं। वो क्या होती थी? वो ये होती थी, वो क्या करते थे, कैल्शियम कार्बोनेट लाते थे और उसको ला के डिज़ोल्व करते थे पानी के अंदर। और जब वो उसको डिज़ोल्व किया जाता था, इसको स्टोन को, लाइम को सॉरी, इसको डिज़ोल्व किया जाता था जब इसके अंदर, तो डिज़ोल्व होने से क्या होता था कि ये जो पाउडर्स है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के, ये एक उसके अंदर इनसॉल्युबिलिटी की फॉर्म में आ जाता था और सस्पेंशन हो जाती थी, और जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है। फिर इसको दीवारों पे अप्लाई किया जाता था, वो ड्राई होता था तो वो डॉट डॉट उसके जो थे पार्टिकल्स वो स्टिक हो जाते थे, जिसको फिर हम कहते थे ये बाद में वाइट वॉश हो गई। अच्छा जी, बहरहाल ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये अब शॉर्ट क्वेश्चन ये कैसे है
वो कह देगा कि जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है कि अगर इसमें ये CO2 नहीं बनना यहाँ पे, अगर इसमें साथ में यहाँ पे कैल्शियम का ये कार्बन डाइऑक्साइड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। अगर ये नहीं है तो फिर ये नहीं हो पाएगा। इस तरह से इसकी डिटेक्शन हो सकती है। अच्छा, एक और शॉर्ट क्वेश्चन वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वो पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? वो क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सस्पेंशन को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। आप में से अगर किसी बच्चे को एसिडिटी का कोई मसला हो आपके घर में या किसी का आपने देखा हो, तो सम टाइम आपने देखा होगा एक सबसे जो आसान हल बताया जाता है ना कि सिंपल सी एसिडिटी अगर, तो आप फार्मेसी से जाके एक सिरप लाया करते हैं म्यूकेन सिरप। वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। वो क्या करता है, वो चूंकि बेसिक है तो आपके स्टमक में एसिडिटी हुई है तो आप बेसिक ऊपर अप्लाई करेंगे तो दैट विल फॉर्म सॉल्ट और आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। ये दोनों अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, इनको ज़हन में रख लें। अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट आए, अब शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला हम कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स होते क्या हैं जनाब? पता है आपको क्या होते हैं कार्बोनेट्स? CO3 और वैलेंसी क्या होती है इनकी? -2। अब आपको पता है कि आपने जो फेमस सुने हुए हैं, जो आपने क्या Na2CO3 क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट। Ka2CO3 क्या बन गया? पोटाशियम कार्बोनेट। अगले पे आ जाए, उसके ऊपर दूसरे मैग्नीशियम MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब इसमें यहाँ पे होल ट्वाइस यहाँ पे नहीं आएगा, अब इसके साथ ट्वाइस नहीं आएगा। जो 2 इसके साथ यहाँ पे लिखा था आपने, वो इसकी वैलेंसी -2 की वजह से लिखा था। अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी -2 है, यहाँ पे +2 है, तो अब इसके साथ कुछ नहीं आएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट ऐसे। फिर अभी जो हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, बेरिलियम कार्बोनेट, ये सारे मौजूद हैं। कार्बोनेट्स में जनाब अली कार्बोनेट्स का ट्रेंड क्या है? अब इस पे आ जाए जरा, पेज नंबर 28 का लास्ट पे आ जाए। कार्बोनेट्स का जो टॉपिक है बेटा, इसमें होता ये है, अब इसमें थोड़ा सा ना अल्कली मेटल में और अल्कलाइन अर्थ मेटल में डिफरेंस है। अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी उनमें सेम था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखें ज़रा, जो अल्कली मेटल्स है ना, अच्छा कार्बोनेट्स में भी हमने 2 बातें पढ़नी है पहले। क्या? एक उसकी सॉल्युबिलिटी और दूसरी उसकी स्टेबिलिटी। 2 बातें। क्या? एक उसकी सॉल्युबिलिटी और दूसरी उसकी स्टेबिलिटी। जब मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक हो गया? यही चीज़ें हमें पढ़नी है सब में। पहले हम आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर। जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं ना, तो अल्कली मेटल्स के केस में जो कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। यहाँ पे फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप छोटा सा साइड पे एक लिख लें यूं करके, अल्कली मेटल, ये आपके हिंट के लिए बता रहा हूँ, टिप के लिए, यूं लिखें अल्कली मेटल कार्बोनेट टॉप टू बॉटम, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं कार्बोनेट, अल्कली मेटल के कार्बोनेट, और इसकी बात किस चीज़ की हो रही है? सॉल्युबिलिटी की। और टॉप टू बॉटम क्या हो रही है? इंक्रीज। ठीक, मुश्किल है इसमें। अगर आपने ये लिखा हो तो आपको एक नज़र में पता चल जाएगा। अब दूसरी बात देखें, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, उसके केस में ये ऐसा नहीं होता, उसके केस में डिक्रीज होती। तो उसको आप शॉर्टली कैसे लिख लें? AEM लिख लें, अपने याद रखने के लिए ना। AM लिख लिया आपने अल्कली मेटल, AEM अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके जो कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। अब इस तरह के अगर आपने लिखा होगा ना अपने पास, तो वो MCQs में पूछ लेता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपको ये आसानी हो जाएगी याद करने में। अच्छा जी, आए जरा बेटा अब इसको तफसील से देखते हैं। कहता है कि जी द कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर एंड स्टेबल टुवर्ड्स हीट एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। वही मसला कहता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी जो है सारे मेटल्स की, सोडियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है, जो भी है,
कहता है उनकी सॉलिबिलिटी है वो हो रहे हैं, सॉलिबल हो रहे हैं, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब इसके अंदर भी बीच में अपना पेकुलर बिहेवियर कौन रखे हुए है? लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट डिजॉल्व नहीं होता, लिथियम कार्बोनेट उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होता। अब ना सॉल्युबल होने वाले कौन थे? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसका मतलब है वही वाली बात जो मैंने आपको कही थी पहले कि पहले एलिमेंट अपने से, अपने ग्रुप की बजाय अपने से अगले ग्रुप के साथ रिजेम्बलेंस रखता है, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये कहता है कि जी इट इज नॉट इनसॉल्युबल, वो है इनसॉल्युबल है, बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होता। और फिर दूसरी बात ये कि उसकी स्टेबिलिटी भी नहीं है। अल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट थे दैट वाज स्टेबल, उसके कार्बोनेट स्टेबल है, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट स्टेबल नहीं है। तो वो कह रहा है इस तरह लिथियम कार्बोनेट भी स्टेबल नहीं है। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब इसकी रीजन में यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी आपको ना करेक्शन करवाना चाह रहा हूँ। इसने ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, द डीकम्पोजिशन इज मेड इजी बिकॉज, ये इस बात को उसने थोड़ा सा ना, बात आसान सी है लेकिन उसने बात को ज़रा घुमा के लिखा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गई। आपने क्या करना है, इस लाइन की बजाय ना पेज नंबर 29 पे ये जो इक्वेशन है सेकंड, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाली इक्वेशन से नीचे 2 लाइंस लिखी हुई हैं, आपने ये वाली लाइंस यहाँ पे लिख लेनी है। ये बात वही है ये बात वही, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा उसने डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये बात इजी है। देखें जरा इसको क्या कह रहा है, पेज नंबर 29 का जो सेकंड पैराग्राफ है, कहता है द ईज ऑफ डीकम्पोजिशन कैन बी रिलेटेड टू द साइज ऑफ द मेटल लाइन। देखिए अब ये बातें सारी वही हैं, मैंने आपको जो पहले बताई हुई कि उसका साइज़ के साथ रेशो की बनेगी, उसका क्रिस्टल लैटिस डिपेंड करेगा, चार्ज टू साइज रेशो निकलेगी, उसी बिना पे बातें चीज़ें चेंज हो रही। टू द साइज ऑफ द मेटल आयन, द स्मॉलर द आयन द मोर इज द लैटिस एनर्जी। बेटा इसमें कोई नई बात है, सारी बातें लास्ट लेक्चर से ये बातें डिस्कस होती जा रही कि जितना साइज आयन का साइज स्मॉल होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी पिछले लेक्चर में कि पत्थर को तोड़ना मुश्किल होगा, अगर छोटा एक पत्थर साइज है उसको तोड़ना, उसको आप फेंकेंगे वो नहीं टूटेगा आसानी से, लेकिन अगर आप ईंट फेंकेंगे ना ज़ोर से ज़मीन पर, ईंट टूट जाएगी। तो पत्थर को तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है, तो स्मॉलर जो साइज़ है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। अच्छा जी, लैटिस एनर्जी जब ज़्यादा है तो अब इसमें एक छोटी सी नई बात है, वो ये कि जो इसके ऑक्साइड हैं, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको इरेज कर दूं, ये आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया। मैं कहता हूं कि Li2CO3 ये कार्बोनेट, जब ये कार्बोनेट है ये ब्रेकअप हो रहा है, इसको मैं हीट दे रहा हूँ, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ये बनाता है जनाब लिथियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही जनाब, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने लिथियम के पेकुलर बिहेवियर में पढ़ा हुआ है, और उस वक्त भी मैंने आपको कहा था वो लास्ट वाले 5 पॉइंट हैं वो ज़रूर करने हैं क्योंकि वो आगे यूज़ होते जाने हैं, तो आपने नोटिस किया वो यूज़ हो भी रहे हैं। बेटा एक्चुअली मामला इसमें क्या होता है कि ये जो लिथियम कार्बोनेट के केस में जब लिथियम ऑक्साइड बनता है ना, तो लिथियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी लिथियम कार्बोनेट की निस्बत ज़्यादा है। ये कॉन्सेप्ट वाली बात है और इसको ज़रा जहन में रखें, फिर ये आपको फ़ायदा देगी आगे जाके बात। देखिए, हमें किसी भी रिएक्टेंट का, किसी भी प्रोडक्ट का मिलना इस बात पे डिपेंड करता है कि हु इज़ द मोर स्टेबल, रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी हमें वो मिलेगी। अगर लिथियम कार्बोनेट की लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो, मिसाल के तौर पे अगर लिथियम कार्बोनेट की लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो तो मुझे कभी भी लिथियम ऑक्साइड ना मिल सके, जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट के केस में हो रहा है। लेकिन इसके केस में क्या है कि साइज चूंकि छोटा है, चार्ज टू साइज रेशो स्मॉल है, चार्ज टू साइज रेशो ज़्यादा है, इसकी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही होती, तो चार्ज इसका जो साइज छोटा है, साइज इसका कम है, तो साइज कम होने की वजह से लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। लैटिस एनर्जी जब ज़्यादा है तो देखा जाएगा वो लिथियम कार्बोनेट की ज़्यादा है या लिथियम ऑक्साइड की ज़्यादा है, तो हमें यह पता चलता है कि वो लिथियम ऑक्साइड की ज़्यादा है। इसलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाता है
और हमें लिथियम ऑक्साइड इसमें मिलता है। यही बात इसने इन्हीं 2 लाइन्स में लिखी है, एक दफ़ा मैं दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। द ईज ऑफ ईज मतलब आसानी, ईजीनेस। द ईज ऑफ डीकम्पोजिशन कैन बी रिलेटेड टू द साइज ऑफ द मेटल आयन। द स्मॉलर द आयन द मोर इज द लैटिस एनर्जी। जितना आयन स्मॉलर उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा। तो जब उसी को बात हम उससे रिलेट करते हैं कि कार्बोनेट और ऑक्साइड में, तो वो कहता है कि रिजल्टिंग ऑक्साइड, जो उसका रिजल्टिंग ऑक्साइड है उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, हेंस हायर द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इट मीन्स कि इट विल बी डीकम्पोज्ड। बेटा यही काम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कर रही हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट और जो दूसरे हैं ये आपके क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह, ये काम कर रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट हीट देने से कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2। ठीक हो गया बच्चे? अच्छा, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि ये पैराग्राफ आपने यहाँ पे फिट कर लेना है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बात यहाँ पे भी वही की है उसने, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से की है तो वो ज़रा कंफ्यूजिंग है। अच्छा, एक यहाँ पे छोटी सी बात हो रहा है, पेज नंबर 28 का जो लास्ट पैराग्राफ है इसको एक नज़र देख लें। वो सिंपल ये कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट जो है ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है और एक्चुअली इसका जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो इंडस्ट्री में होता है एज वॉशिंग सोडा। तो कहता है कि जब इसका टेम्परेचर हो ना 35.2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, तो ये क्रिस्टलाइज होता है। तो ये किस फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है? 10 हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, यानी कि 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल लेस देन जब 35.5 से हो। तो जब 35.5 से डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो फिर ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं और पीछे फिर सिर्फ रह जाता है एक। यानी कि मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब चला जाए तो ये बन जाता है Na2CO3 वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर। ठीक हो गया बेटा? स्लोली लूज वाटर वाइट पाउडर बना देता है। और सिंपल ये एक बात शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़हन में रख लें। अच्छा जी, अब अगली बात आए ज़रा पेज नंबर 29 पे। बातें मैंने ये बता दी आपको वैसे सारी, लेकिन एक नज़र इस पैराग्राफ को देख लें जो रह गया पेज नंबर 29 पे। पहला, अनलाइक द अल्कली मेटल कार्बोनेट द अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट आर ओनली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल हैं। ये बात मैंने आपको शुरू में शॉर्ट के तौर पे भी लिखवा दी थी कि अल्कली मेटल सॉल्युबल हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल स्लाइटली सॉल्युबल हैं, इनसॉल्युबल नहीं है। उनकी जो वो है क्या उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही थी। अच्छा जी, यही बात उसने यहाँ कह दी है, दे आल्सो डीकम्पोज ऑन हीटिंग एंड ईज ऑफ डीकम्पोजिशन डिक्रीजेज ऑन डाउन द ग्रुप। ठीक हो गया बेटा? यहाँ पे आपके कार्बोनेट्स की बात हुई ख़त्म। अब आ जाएं नाइट्रेट्स के ऊपर। नाइट्रेट्स के केस में आसान है ये भी। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, इन दोनों के नाइट्रेट्स सॉल्युबल हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बातें इसमें भी हमने यही दो पढ़नी है इनकी, यही सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी। नाइट्रेट्स सॉल्युबिलिटी की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैंने आपको बता दिया वो कि उसमें सॉल्युबल है, अल्कली मेटल भी सॉल्युबल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल भी सॉल्युबल है। सिर्फ फ़र्क आ जाएगा डीकम्पोजिशन में। अच्छा, इसमें भी नई बात कोई नहीं, ये बात पैक्युलर बिहेवियर में डिस्कस हो चुकी है पहले। अब जो सोडियम नाइट्रेट है, अच्छा नाइट्रेट का वैसे वैलेंस होता क्या है? ये नाइट्रेट होता है NO3 सोडियम नाइट्रेट, और NO2 क्या होता है? नाइट्राइट। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो जो सोडियम नाइट्रेट है ये जब ब्रेक डाउन होता है, इसको हीट किया जाए तो ये बनाता है नाइट्राइट NaNO2। सोडियम नाइट्राइट ब्रेक होकर क्या बनाता है? NaNO2। लेकिन लिथियम नाइट्रेट ये काम नहीं करता। आपने बात पैक्युलर बिहेवियर में पढ़ी है पहले। लिथियम नाइट्रेट क्या करता है? लिथियम नाइट्रेट वही करता है जो इससे अगले ग्रुप के एलिमेंट्स करते हैं। और वो कौन से? मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। वो क्या करते हैं? वो बना रहे होते हैं, एक तो ऑक्साइड बना देंगे और साथ में NO2 गैस बना देंगे। ठीक हो गया बेटा? सोडियम नाइट्रेट वाली बात हो गई। जब मैं बात करूं मैग्नीशियम नाइट्रेट की तो मैं कहता हूं कि ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में
NO2 गैस। यही काम कैल्शियम कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड NO2। यही काम लिथियम कर रहा है, यही काम लिथियम नाइट्रेट कर रहा है, Li2O प्लस NO2। क्लियर हो गया? NO2 के साथ में ऑक्सीजन निकल जाएगी इसमें से। ठीक हो गया बेटा? इसमें बिल्कुल लिख लें ऑक्सीजन साथ। क्लियर हो गया बच्चे? कोई डिफरेंस जो चीज़ थी उसमें वो मैंने आपको बता दी। सॉलिबिलिटी का डिफरेंस नहीं है, सॉलिबिलिटी हो जाती है, टॉप टू बॉटम दोनों के केस में है सॉलिबिलिटी। और जो इनकी जब थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि सोडियम नाइट्रेट हो या पोटाशियम नाइट्रेट हो तो उसका रवैया है कि वो नाइट्राइट बना देते हैं, साथ में ऑक्सीजन बना देते हैं। और जो ऑक्सीजन, ये जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये क्या करती हैं? ये ऑक्साइड बनाती हैं, NO2 बनाती हैं और ऑक्सीजन। और फिर वही वाली बात बीच में लिथियम की अपनी साइंस है जो मैंने बताया हुआ पहले कि वो अपने से अगले ग्रुप के साथ रिजेम्बलेंस रखेगा, वो वही काम कर रहा है जो उससे अगले ग्रुप रख रहा है। अच्छा जी, इसके बाद बेटा अब आ जाएं लास्ट के ऊपर, सल्फेट्स के ऊपर। जी बेटा, उसके बाद सल्फेट था, अब सल्फेट्स पे आ जाए। सल्फेट्स क्या होते हैं? क्या सिंबल हुआ करता है सल्फेट का और क्या वैलेंसी हुआ करती है सल्फेट की, सल्फाइट की? ये बातें पता होनी चाहिए। सल्फेट्स में SO4 होगा जनाब, SO4 -2, वैलेंसी क्या होगी? -2 और सल्फेट। अच्छा, अब इसी तरह सिंपल पोटाशियम सल्फेट, सॉरी सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, फिर आगे देख लें कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पे अब 2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है, तो उसने बैलेंस कर दिया, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि इसकी वैलेंसी -2 है। तो सल्फेट्स में बेटा क्या होता है कि इसका भी ट्रेंड इज लाइक ऑफ कार्बोनेट्स। बातें इसमें भी हमने दो ही देखनी, सॉलिबिलिटी और स्टेबिलिटी। सॉलिबिलिटी की जब बात करते हैं ना तो इसमें भी जो अल्कली मेटल्स के सल्फेट हैं ये सारे के सारे डिज़ोल्व हो जाते हैं। अल्कली मेटल्स के सल्फेट डिज़ोल्व हो जाते हैं, इट्स लाइक कार्बोनेट्स। जैसे कार्बोनेट्स में बात हुई थी, रिजेम्बलेंस के लिए बता रहा हूँ, याद रखने के लिए कि अल्कली मेटल्स के केस में कार्बोनेट्स के उसके डिज़ोल्व नहीं हुए थे, सॉल्युबल थे, और अल्कलाइन अर्थ मेटल के नहीं थे। और इसी तरह सल्फेट्स के केस में भी वो जो उसके हैं, क्या नाम है, अल्कली मेटल्स के, वो सॉल्युबल हैं। और इसके केस में देखते हैं इसका ट्रेंड क्या है, ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा होता है लाइक दैट। अच्छा जी बेटा, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं सारे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब ये डिक्रीज हो रहा होता है, यानी कि सबसे ऊपर क्या आएगा इसमें? अब अल्कली मेटल्स वाले तो बता दिए, वो तो सिंपल है, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, और सबसे नीचे आके क्या है? बेरियम सल्फेट। बेरिलियम, मैग्नीशियम स्लाइटली सॉल्युबल हैं, लेकिन जब तक बात आती है ना बेरियम तक तो इट बिकम्स इनसॉल्युबल। ठीक हो गया बेटा? इसको भी उसी तरह पहले की तरह चाहें तो लिख लें एक छोटे से यहाँ पे ऐसे, अल्कली मेटल्स सल्फेट सॉल्युबल और अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट क्या होंगे? टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहे होंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी। ठीक हो गया बेटा? उसके बाद अब आ जाए डिक्रीज डाउन द ग्रुप। बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आर फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, कैल्शियम इज स्लाइटली सॉल्युबल, और उसके बाद स्ट्रोंशियम और बेरियम ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल हैं। ये बात भी जैसे पहले आपने MCQs के तौर पे जहन में रखी थी, इस बात को भी MCQs के लिए अंडरलाइन कर लें, ये पूछ सकता है अलग से। अच्छा जी, अब आ जाएँ इसके अंदर थोड़ा सा इसका हीटिंग के लिहाज से मामला जब किया जाए तो क्या होता है। यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है कि जी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ये पूछ सकता है व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पूछ सकता है हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड, ये पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। वो ये लास्ट पैराग्राफ में आप बता देंगे। कहता है कि जी कैल्शियम सल्फेट अकर्स इन द नेचर इन एज जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब देखें ना, यहाँ पे बात आ गई ना इसकी इसकी ओर्स वाली,
जिप्सम वाली बात आ गई ना बीच में, इसमें कैल्शियम सल्फेट और 2 वाटर मॉलिक्यूल, वो ये क्या है, इसकी ओर है कैल्शियम की। आपको मैंने शुरू में इस चैप्टर के शुरू में टेबल्स का कहा हुआ है ओर्स का याद करने का। कहता है कि जब इसको हीट किया जाए ना अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या करते हैं कि अपने 3/4 वाटर को लूज़ कर देता है। मिसाल के तौर पे ये नहीं कि अगर इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल मौजूद थे ना, तो 3 को ये लूज़ कर देता है और ये बना देता है, एक के पीछे क्या रह जाता है, एक रह जाता है, H2O रह जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब वो इस तरह से हो जाता है तो ये क्रिस्टलाइजेशन इसकी इस तरह से होती है, और जो वाइट पाउडर पीछे बचता है उसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसकी सिंपल सी इक्वेशन है वो यही कि कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल जब निकलते हैं तो पीछे बचता क्या है, कैल्शियम सल्फेट 2 और वाटर मॉलिक्यूल, ये बच जाता है आफ्टर हीटिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हीट किया जाए। तो इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने सुना हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम। ये अगर खुदा न खास्ता कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाए तो उसमें भी जो प्लास्टर किया जाता है वो ये किया जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया ये मामला ख़त्म इसका। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम शुरू करेंगे अब सोडियम डाउन सेल, नेल्सन सेल। आपने मैट्रिक में पढ़े हुए हैं, फर्स्ट ईयर में इनके थोड़ा सा जिक्र हुआ था, अब ज़रा तफसील से पढ़ेंगे यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग और सारा कुछ। यहाँ तक के लिए बेटा इसको करते हैं क्लोज़, इजाज़त दें। यहाँ तक मामला को देख लीजिएगा, याद कर लें अच्छे तरीके से। गुड लक।